अनंत हिंदी पाठशाला पर आप सबका स्वागत है। आज हम भारतेंदु युग का परिचय देते हुए भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियां विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास HPSC के जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है और MA से संबंधित जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी सहायक होगी। इसमें भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे या क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में बताएं या भारतेंदु युग से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है परीक्षा में तो उसमें इससे संबंधित हम लिख सकते हैं। शुरू करते हैं। भारतेंदु युग जो कि 1857 से 1900 के ईस्वी के बीच पाया जाता है। भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1900 तक का समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इस समय भारतेंदु पुनर्जागरण का काल था। आप सभी जानते हो कि उस समय जो 1857 की उस समय क्रांति भी चली हुई थी। हमारे काफ़ी युद्ध हुए थे जिस पे हमें विजय तो नहीं मिली लेकिन काफ़ी संघर्ष हुआ था। तो उस समय जो भारतीय थे वो पुनर्जागरण का काल हम उसको मान सकते हैं। अतः इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण की यह प्रक्रिया 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप ही प्रकट हुई थी। अतः इस काल के साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ा। इसके जो मेन पॉइंट है हम शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1900 के तक का जो समय था वो भारतेंदु के नाम से जाना जाता था। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। जो आपको महत्वपूर्ण पंक्ति लगती है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पुनर्जागरण की जो यह प्रक्रिया थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप ही प्रकट हुई थी। अतः इस काल के साहित्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। यही कारण है कि भारतेंदु कालीन साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी। इस युग के प्रतिनिधि कवि हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु उनको उपाधि दी गई थी। इस युग के प्रतिनिधि कवि हैं हरिश्चंद्र, जिन्हें 1880 ईस्वी में तत्कालीन विद्वत समाज ने भारतेंदु की उपाधि दी थी। 1880 में इनको भारतेंदु की उपाधि मिली थी। हरिश्चंद्र की इसी उपाधि के नाम पर इस युग का जो नामकरण हुआ भारतेंदु युग। इस भारतेंदु युग के जो प्रमुख हम लेखक कहें या कवि कहें इनमें हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, बालमुकुंद गुप्त आदि इस युग के जो उल्लेखनीय साहित्यकार हैं। इन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। इस काल के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। अब बात आती है विशेषताओं की। जब आप पेपर में लिखेंगे उस टाइम हमारे पास समय होता है कम, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले पॉइंट डाल देते हैं कि हमें क्या क्या विशेषताएं नज़र आती हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय चेतना। भारतेंदु युगीन भारतीय स्वतंत्रता के लिए संग्राम कर रहे थे। ठीक है, जो भारतीय युगीन के भारतवासी थे वो उस टाइम स्वतंत्रता के लिए संग्राम कर रहे थे। राष्ट्रीय चेतना की बात हो रही है यहाँ। भारतीय जो थे वो स्वतंत्रता के लिए संग्राम कर रहे थे। भले ही इस संग्राम में उनकी विफलता मिली, मतलब उनको विजय नहीं, लेकिन इसके फलस्वरूप लोगों ने देश प्रेम और जातीय गौरव की भावना उत्पन्न हुई। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी काव्य रचनाओं में अंग्रेजी हुकूमत तथा उसके अत्याचारों का विरोध करते हुए पाठकों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की है। वे भली भांति से जानते थे कि भारत की आर्थिक दशा निरंतर बिगड़ती जा रही है। इस स्थल में वो कहते भी हैं, अंग्रेजी राज सुख साज सब भारी, पे धन विदेशी चली जात यह अति ख्वारी। इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से किया भी है कि भाई जो भारत में जो अंग्रेजों का राज है वो किस प्रकार अत्याचार किए जा रहे हैं, इन सब के बारे में भारतेंदु जी ने बताया है। तो जो आप
जब एग्ज़ाम देते हैं तो बीच बीच में जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको कोट करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखें। कुछ पंक्तियां हैं जब भारतेंदु की हुई या इनके समय में जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन हुए या बाल मुकुंद गुप्त जो शिव शंभू के चिट्ठे लिखते थे, उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा है। तो उनके कुछ एक जैसे इनकी रचनाओं की कुछ एक पंक्तियां जो हैं हमें याद होनी चाहिए, ताकि हम कोट के तौर पे अपने उत्तर में लिखें, ताकि वो एग्जामिनर को अलग से हाईलाइट हो, ताकि ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं उत्तर आप किस तरीके से दे रहे हैं। भारतेंदु द्वारा रचित भाषा दुर्दशा, भारत दुर्दशा, नील देवी आदि में देश प्रेम का अच्छा परिचय मिलता है। इन रचनाओं में कवि ने जहां एक और प्राचीन गौरव का गान किया है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान स्थिति पर शोक भी व्यक्त किया है। भारत के भुजबल जग इच्छित कहकर उन्होंने वर्तमान स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की है और व्यंग्यात्मक शैली में अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश किया है। भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से। तो ये 4 पंक्तियों की जगह अगर आप 2 पंक्ति भी वहाँ कोट करेंगे तो अलग से एग्जामिनर को हाईलाइट होती हैं। तो ये पंक्ति डालना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार वे भारतीय रक्षा के लिए अर्जुन, भीम आदि महान योद्धाओं को याद करते हैं और व्याकुल होकर कहते हैं, आज अर्जुन कहाँ चला गया, भीम कहाँ चला गया, कर्ण, नकुल और सहदेव कहाँ चले गए। पुनः कवि भारतवासियों को जागृत करता है ताकि वे सफलता प्राप्ति के लिए प्रयास कर सके। हम बात कर रहे हैं इस टाइम राष्ट्रीय चेतना। जब भारतेंदु युग था तो उसमें राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार से जगी हुई थी कि लोगों में थे वो देशभक्ति और देशभक्ति की भावना आई हुई थी। लोग जो अंग्रेजी हुकूमत है उसका बहिष्कार किया जा रहा था। कविताओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने जो पंक्ति दी हैं, आप उनके माध्यम से उदाहरण के तौर पर उनको बता सकते हैं। फिर आता है श्रृंगार भावना। प्रेम वर्णन और श्रृंगार भावनाओं के कथन में भारतेंदु का स्वर रस खान और घनानंद से काफी मिलता जुलता है। राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते समय कवि ने संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया, लेकिन वियोग वर्णन में कवि को अधिक सफलता प्राप्त हुई है। प्रेम फुलवारी, कविताओं के नाम भी याद रखने हैं कुछ एक जो आप लिख सकें। प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग आदि रचनाओं में श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक देखा जा सकता है। प्रेम वर्णन में भारतेंदु रीतिकालीन कवियों से प्रभावित दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें रीतिकालीन कवियों के समान न तो कहीं मर्यादा का उल्लंघन किया और न ही अश्लीलता का स्पर्श किया है। भारतेंदु जी का प्रेम वर्णन बड़ा मर्यादित और संयमित है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं, ये आप दे सकते हैं। आप इसमें से कोई भी 2 पंक्ति आप वर्णन के तौर पर या उदाहरण के तौर पर परीक्षा में लिख सकते हैं, या संयोग श्रृंगार का या वियोग का। लाल के रंग रंगी तू प्यारी, या ही ते तन धारत मिसके सदा कसुम्भी भारी, या इसमें काले जो हमारी वियोग की है या आप वियोगी कर सकते हैं। काले परे को कोश चली चली थक गए पाँव, सुख के कसाले परे ताले परे नसके, रोए रोए नैनन में हाले परे जाले परे, मदन के पाले परे प्राण बरबस के। तो ये वियोग की पंक्तियां हैं जो आपको कोट करनी होंगी अपनी परीक्षा के दौरान, या आप छोड़ सकते हैं। डॉक्टर तिलक राज ने क्या कहा। थर्ड आते हैं भक्ति भावना। तीसरा पॉइंट बनाएंगे भक्ति भावना की उस टाइम क्या क्या विशेषताएं थी भारतेंदु युगीन जो साहित्य था उसकी विशेषताएं। भक्ति भावना, भारतेंदु जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनके काव्य में सच्चे भक्त की दीनता और विनयशीलता सर्वत्र देखी जा सकती है। वे हमेशा कृष्ण के रूप में रमे रहना चाहते थे और उनकी बांसुरी के स्वर को सुनना चाहते थे। एक स्थल पर वे कहते भी हैं, बैलो करे नुपुर श्रोननी के निकट सदा पद तल माही मन में से करियो करे। तो ये पंक्तियां हैं जो भारतेंदु के भक्ति काल को दर्शाती हैं। भारतेंदु जी पुष्टि मार्ग के भी अनुयायी थे। ये चीज़ें जो आपको मेन पॉइंट लग रहे हैं आप उसको नोट डाउन करें। आपका क्वेश्चन रहेगा 250 से लेकर 300 शब्दों का, लेकिन आपको 500, 600, 700 शब्दों तक अपना नोट्स में बनाने हैं, ताकि पेपर तक पहुँचते जब वहाँ बैठते हैं तो 250-300 शब्द वहाँ पर हमने लिखने पड़ते हैं।
तो भारतेंदु जी पुष्टि मार्ग के न्यायी थे, अतः वे भगवत कृपया को ही सब कुछ मानते थे, इसलिए उन्होंने गोपी भाव से कृष्ण की उपासना की है। भारतेंदु जी के जो साहित्य में क्या वो कौन से भाव से, गोपी भाव से कृष्ण की उपासना की है। वे स्वयं को कृष्ण के मुख चक्र की चकोरी कहते थे। सच्चाई तो यह है कि भारतेंदु ने कृष्ण भक्तों में अपना नाम गिनवाया और सुर के समान दास्य भाव तथा संख्या भाव से कृष्ण की भक्ति गई। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि कवि सूरदास के पदों का अनुवाद कर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भक्ति काल में दिखा सकते हैं कि आप जो भारतेंदु थे थी वो कृष्ण भक्तों में अपना नाम गिनवाते थे, कृष्ण के भक्त थे, सूरदास के समान दास्य भावना भी रखते थे, संख्या भाव से कृष्ण की वो भक्ति करते थे और सूरदास के पदों का अनुवाद प्रस्तुत करते थे। और इनकी जो रचनाएं हैं भक्ति काल से संबंधित वो हैं भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान आदि। जो इनकी दो तीन इनकी जो हैं कविताएं, उनके नाम लिखने बहुत ज़रूरी है। उनकी भक्ति भावना के बारे में डॉक्टर तिलक राज जो कहते हैं, इतना बड़ा तो आप ये, क्योंकि ये होना चाहिए सेम लिखा होना चाहिए। अधिकतर जो कोट होता है किसी भी रचना के ऊपर कोई जब करता है तो उसको पूरा याद करना चाहिए, आप इसको छोड़ भी सकते हो। अधिकतर आप अगर पंक्तियों को रखेंगे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हाँ, कोट जो शुक्ल के हैं या तिवारी के हैं या बच्चन के हैं तो वो कुछ एक याद कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में उनको लिख सकें। फिर बात आती है सामाजिक चेतना की। चौथा पॉइंट है हमारा सामाजिक चेतना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी साहित्यिक रचनाओं द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा जड़ परंपराओं का उच्छेदन करने का प्रयास किया है। अपनी रचना भारत दुर्दशा में वे अंधविश्वासी, मद्यपान करने वाले तथा आलस्य भाव से ग्रस्त भारतीयों को अत्यधिक वर्तना करते हैं। उन्होंने एक लिखी है ना भारत दुर्दशा, जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है और HPSC के में भी है। तो भारत दुर्दशा में इन्होंने भी क्या है, आलस्य किस प्रकार भारतीयों को जकड़ रखा आलस्य ने। इसी प्रकार इन्होंने विधवा विवाह, बाल विवाह, छुआछूत आदि के बारे में भी उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए हैं। तत्कालीन बेकारी की समस्या के बारे में वे लिखते हैं, 3 बुलाए 13 आवे, निज निज विपदा रोए सुनावे, आंखों फूटे भरा ना पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। भारतेंदु ने अपनी पंक्तियों में सामयिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया। एक स्थल पर वे तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर करारा व्यंग करते हुए अपनी पंक्तियां लिखते हैं। इसमें आप ये पंक्ति कर सकते हैं, धन विदेश चली जात तऊ जिए होत न चंचल, जड़ समान है रहत अकिल हत रची न शकल कुल। भारतेंदु ने तत्कालीन अंग्रेजी शासन और उनके शोषण नीति का भी डटकर विरोध किया है। अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करने की उन्होंने क्या है सलाह दी है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंधेर नगरी में भी इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से समाज सुधार की बातें खुलकर सामने लाने का प्रयास किया है। भारतेंदु जी ने स्वयं अनुभव किया कि तत्कालीन संपादक, पुलिस, महाजन, सरकारी कर्मचारी कोई भी अपना कर्तव्य सही से पालन नहीं करते। सर्वत्र भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जनता पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। अंधेर नगरी का इसमें आप एक उदाहरण कोई भी दे सकते हैं। अंधेर नगरी का इन 4 लाइनों के, अगर आपने अंधेर नगरी पढ़ी है तो आप कोई भी 2 लाइनें अंधेर नगरी की उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। प्राकृतिक वर्णन। भारतेंदु कालीन काव्य में प्राकृतिक वर्णन का सौंदर्य का वर्णन भी देखा जा सकता है। स्वयं भारतेंदु ने गंगा वर्णन तथा यमुना वर्णन में प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त बसंत, होली में भी उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। भारतेंदु जी को वस्तु वर्णन तथा प्राकृतिक वर्णन में अत्यधिक सफलता मिली है और उदाहरण के तौर पर वो लिखते भी हैं। इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हर चीज़ में उदाहरण देने, मतलब ऐसा हो कि उत्तर में उदाहरण के तौर पर आपकी 3-4 पंक्ति दिखनी चाहिए कि भाई आपने अच्छी तरह मतलब रचनाओं को अंदर तक पढ़ा है। अब आता है छठा पॉइंट, हास्य एवं व्यंग्य का प्रयोग। भारतेंदु के काव्य में हास्य व्यंग्य काव्य का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। कवि ने अंग्रेजी शिक्षा या साहित्य में भी बोल सकते हैं, उसमें आप बाल मुकुंद गुप्त के जो व्यंग्यात्मक उन्होंने लॉर्ड कर्जन के ऊपर लिखा है तो उसकी भी आप पंक्तियाँ इसमें रख सकते हैं। इसमें अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी शासन, बेरोजगारी, पुलिस तथा सामाजिक त्रुटियों पर तीखे व्यंग्य किए गए। उर्दू का सापा कविता में वे हिंदी के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। उर्दू और
के घटते हुए प्रचलन के प्रति विनोद करते हैं। बंदर सभा में वे अपने समय में खेले जा रहे निम्न नाटकों का उपहास करते हैं। पाजी हूँ मैं कौन सा बंदर मेरा नाम, बिना फजूल कूदे फिरे मुझे नहीं आराम। ये है बंदर सभा का एक इन्होंने दिया है उदाहरण। इसी प्रकार से कवि ने नई जमाने की मुकरियां, पाखंड, विडम्बन, वैदेकी हिंसा न भवती, अंधेर नगरी आदि रचनाओं में हास्य व्यंग का खुलकर प्रयोग किया। कहीं कहीं तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर भी इन्होंने करारा व्यंग किया है। और ये नहीं, इसमें कोटें ठीक है। और इस हास्य व्यंग के उदाहरण आप कोई भी दे सकते हैं इनमें से। फिर आते हैं कला पक्ष। काव्य रचना के लिए भारतेंदु जी ने ब्रज भाषा को ही चुना। जो भारतेंदु युगीन काव्य था उसमें क्या है, ब्रज भाषा में ही काव्य की रचना हो। यद्यपि उन्होंने कुछ कविताएं खड़ी बोली में भी लिखी है, लेकिन अधिकांश कविताओं में ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। कवि ने ब्रज भाषा की कृष्णता को दूर करके सहज, सरल और बोधगम्य बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए भारतेंदु जी ने खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग किया, लेकिन ये शब्द प्रयोग ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के सर्वथा अनुकूल है। यथासंभव वे मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, जिससे भाषा में अर्थ गांभीर्य आ जाता है। लेकिन गद्य में भी तो कवि ने खड़ी बोली का ही अधिक प्रयोग किया है। भारतेंदु काल में जो पद्य रचना थी वो अधिकतर ब्रजभाषा में हुई है, और जो गद्य साहित्य है वो खड़ी बोली में लिखा गया है। तो ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। भारतेंदु जी ने कवित, सवैये, छप्पे, दोहा, सोठा आदि परंपरागत छंदों का अधिक प्रयोग किया है, लेकिन इसके अतिरिक्त वे लावनी, कजली आदि लोक प्रचलित छंदों का भी प्रयोग करते हैं। भारतेंदु जी ने कर्मागत नव रसों की मान्यता को भी स्वीकार किया है, मतलब वो छंदों का भी प्रयोग करते हैं। कला पक्ष में आप क्या दिखा सकते हैं कि कला पक्ष में कि भाई पद्य में इन्होंने ब्रज भाषा को चुना, और गद्य में इन्होंने खड़ी बोली को चुना है, और इन्होंने छंदों का भी प्रयोग किया है। छंदों के बाद आ जाते हैं इन्होंने नवरसों को भी माना है, लेकिन इसके साथ साथ वात्सल्य, संख्या, भक्ति और आनंद नामक 4 रसों को भी इन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन उन्होंने श्रृंगार को ही रसराज माना है। भारतेंदु जी ने रसों का राजा किसको माना है? श्रृंगार को रसराज माना है। रसों की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु जी को सिद्ध वाणी के सहृदय कवि कहा है। अतः रस की दृष्टि से भारतेंदु जी का काव्य अत्यधिक समृद्ध है, लेकिन भारतेंदु की रचनाओं में मुख्यतः श्रृंगार और भक्ति रसों का भी परिपाक देखा जा सकता है। फिर आप उदाहरण दे सकते हैं। इन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। उपमा, अनुप्रयास, रूपक, उत्प्रेक्षा, संधि आदि अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया गया है। सखी मेरे नैनन भये चकोर, अनुदित निरखत श्याम चंद्रमा, सुंदर नंद किशोर। तो कोई भी आप एक उदाहरण अलंकार का भी दे सकते हैं। निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र व्यक्तिगत और कृतित्व दोनों दृष्टियों में एक युग परिवर्तक कलाकार हैं। दोनों दृष्टियों में उन्होंने न केवल समकालीन साहित्यकारों को प्रभावित किया, लेकिन बाद के कवियों को पर भी अपनी छाप छोड़ी। यही कारण है कि आधुनिक काल का जो प्रथम चरण है भारतेंदु के नाम से आज भी स्मरण किया जाता है। जो आधुनिक काल का जो प्रथम चरण है वो भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण किया। विशेषकर हिंदी में नाट्य साहित्य का परिवर्तन उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम है। सभी दृष्टियों में एक महान साहित्यकार थे। तो ये हमने आज पढ़ा है भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, और अगली क्लास में हमारा अगला टॉपिक रहेगा भारतेंदु युगीन के बाद द्विवेदी युग की विशेषताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो। मिलते हैं अगली क्लास में।